नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में 10 अलग अलग जगहों पर हिंसा भड़की, बवाल हुआ और उसके साथ ही पहले चरण का मतदान तो संपन्न हो गया। लेकिन अब नजरें सबकी दूसरे चरण के मतदान पर जाकर टिक गई हैं। 142 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होने वाला है। लेकिन कहा जा रहा है कि यह मतदान कहीं ना कहीं अब बीजेपी की राह मुश्किल कर सकता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। जानेंगे कि आखिर क्यों 142 सीट पर जो टक्कर है वो बेहद कांटे की है और क्यों कहा जा रहा है कि यहां बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। और इसी के साथ जब दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक चेतावनी जारी कर दी गई है। उन्होंने दहाड़ते हुए साफ साफ कह दिया है कि अगर दूसरे चरण में किसी ने घर से बाहर, मतलब उपद्रवियों को चेतावनी दी गई है, उन्होंने घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो उल्टा टांग कर सीधा कर दिया जाएगा। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर। तो पंकज जी, जिस तरीके से पहले चरण का मतदान हुआ, शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा था, उसके बाद हिंसा भड़की, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ मतदान दर्ज हुआ। अब दूसरे चरण पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन क्यों कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट में कि यहां राह थोड़ी कठिन हो सकती है? सबसे पहले चरण में जो हिंसा हुई ना, आप तमाम बंगाल के चुनाव को देखिए, उससे कम हुई है। पिछले बार 21 लोग मारे गए थे, इस बार एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो कुछ लोगों को दर्द यहाँ पे मारे क्यों नहीं गए। बंगाल में चुनाव हो गया 152 सीट पर और किसी की मौत नहीं हुई, तो वो कह रहे हैं कि नहीं बहुत खराब हुआ चुनाव। इस बार सबसे शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है 50 साल में। मैं 50 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि 67 के बाद से पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें किसी की मौत नहीं हुई है। बिल्कुल, और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग भी सबसे ज्यादा हुई है। अब आते हैं दूसरे चरण पे। दूसरा चरण कौन सा चरण है पता है? संदेश खाली वाला चरण। अच्छा। आरजेकर मेडिकल कॉलेज वाला चरण। ममता बनर्जी जहां से खुद लड़ती है वो चरण। महुआ मित्रा का संसदीय क्षेत्र जो कृष्णानगर नादिया जिले में, वो वाला चरण। अभिषेक बनर्जी के प्रभाव वाला चरण, यानी उत्तरी नॉर्थ परगना, दक्षिण नॉर्थ परगना, हावड़ा, हल्दिया, बशीरहाट, नादिया और वो सुंदरबन का इलाका जो संदेश खाली में आता है। यहां पे चुनाव होना है 142 सीटों पर। माना जाए कि शहरी इलाके हैं सारे, बॉर्डर इलाके और शहरी इलाके। शहरी इलाके अगर कलकत्ता को शहर मानती है तो कलकत्ता के आसपास का इलाका, और फिर वो बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ इलाका जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है, जहां से सबसे ज्यादा गौ तस्करी होती है, जहां संदेश खाली है, जहां सुंदरबन डेल्टा है, जहां गंगा जी जाकर समुद्र में मिलती हैं और कई छोटी छोटी नदियां हैं जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठ होता है, वो इलाके में इस बार मतदान है। इसलिए इसे बहुत सेंसिटिव माना जा रहा है इस मतदान को। एक और महत्वपूर्ण बात, आप में से बहुत सारे लोगों ने आरजेकर मेडिकल कॉलेज छात्रा का नाम सुना हो। बिल्कुल। उनकी मां खुद चुनाव लड़ रही है, बेनीहट्टा विधानसभा क्षेत्र है। किस सीट से? बेनीहट्टा विधानसभा क्षेत्र से, और रत्ना देवनाथ उनका नाम है। कभी उनके कैंपेन की तस्वीरें देखिए और देखिए कि महिलाएं कैसे रो रही हैं, और सब अपनी बेटी को सामने ला के कह रही है कि मेरी बेटी भी जाती है, इसके साथ भी कुछ हो जाता है। और तब भी क्या ममता दीदी यही कहें कि 8 बजे के बाद किसी महिला को नहीं निकलना चाहिए? कलकत्ता जैसे शहर में है। दूसरे चरण में ये मुद्दा काफी हाईलाइट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल मेडिकल कॉलेज में रेप कांड होता है, उसके बाद ममता बनर्जी घिरती है और जो उनका बयान सामने आता है उससे तो और बवाल खड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है इस बार और संदेश खाली वाला इलाका जहां से उस वक्त नुसरत जहां सांसद थी, इस बार उनका टिकट काट दिया गया। कम से कम 121 महिलाओं ने ये आरोप लगाया था कि उनके साथ क्या गंदी गंदी हरकतें, मैं उसे रिपीट भी नहीं करना चाहता। वहां पे भी इसी बार चुनाव है। तो महिला सुरक्षा दूसरे फेज में सबसे बड़ा इशू होगा। दूसरा सबसे बड़ा इशू है दूसरे फेज में सिंडिकेट राज। जितने सिंडिकेट्स चलते हैं ना, वो सब शहरी इलाकों में चलते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, आप अपने यहाँ हरियाणा में मकान बनाती हैं तो रेत कहाँ से खरीदेंगी, ईंट कहाँ से खरीदेंगी, सरिया कहाँ से खरीदेंगी, वो आप फैसला करते हैं। बिल्कुल। कलकत्ता में आप फैसला नहीं कर सकते।
मतलब हम कोई सीमेंट ईंट अपना घर बनाने के लिए नहीं, खरीदे आपको तो घर बनाना है तो आपको तो लोकल हमारा पैसा हमारा डिसीजन होगा ना? नहीं होगा ना बंगाल में। क्यों? आपको लोकल टीएमसी दफ्तर में जाना होगा, एक पर्ची कटवानी होती है और वो पर्ची देता है कि इतने का हो जाएगा, आप जाओ। वो फैसला करेगा कि आपका रेत कहां से आएगा, सीमेंट कहां से आएगा, बालू कहां से आएगा। और आपने अगर उसके खिलाफ जाकर किसी दूसरे सप्लायर से बात की तो आप मकान नहीं बना सकेगा। मतलब कमीशन देना होगा अपना घर बनाने के लिए अलग आपको से। टीएमसी के लोकल दफ्तर के रास्ते ही आना होगा, और नहीं तो बना लीजिएगा क्या वहां मकान, नहीं बना सकेंगे। इसे कहते हैं सिंडिकेट। ये तो मैंने एक चीज में बताया ना कि सिर्फ मकान बनाने में। कोई ठेला लगा रहा है तो बिना लोकल टीएमसी गुंडे को पैसे दिए हुए ठेला नहीं लगा सकेगा। पुलिस के पास भी जाएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, पुलिस को भी फिक्स अमाउंट पे पैसा पहुंचता है। तो जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में आपको टीएमसी दफ्तर से पर्ची कटवानी होती है, जिसको कहते हैं तोलाबाजी। अच्छा, और यही है कट कमीशन मनी। और ये कितने का होगा अंदाजा? 150 रुपए उस तरीके से लेते होंगे ना आपसे 150 रहते हैं, हर महीने हजारों करोड़ का ये धंधा है। अच्छा, अब समझ में आया? और तो ये बजट सीधा सीधा किधर जाता है? सरकार के पास जाता है? टीएमसी के लोगों के पास जाता है, टीएमसी पार्टी में जाता है, कुछ उनको कंट्रीब्यूट भी करना होता है। तो ये इसीलिए सिर्फ वहां के आरोप है कार्यकर्ता पंकज जान जी। देते हैं। ये सिर्फ आरोप हैं, इसके कोई सबूत या कुछ ऐसा तथ्य है? क्योंकि ये आरोप मुद्दा नहीं है मैडम, सिस्टम है वहां। ऐसा नहीं कि कोई मीडिया कर्मी जाके कुछ भी बोल दिया है। वो जाइए देखिए ना, क्लब होते हैं वहां पे, अच्छा, जहां पे 4 चिंगड़े खड़े रहते हैं, वो कैरम वगैरह लेके। आप जब वोट डाले, जब हमारे यहाँ क्या होता है, पर्ची पहुंचाते हैं ना चुनाव अधिकारी, वो अगले दिन वो चिंगड़े जाते हैं, बोलते हैं पर्ची मिल गया था? अच्छा। हाँ मिल गया, लाओ देखे, देखने के लिए जाओ, तेरा वोट हो गया। लेकिन इस बार ऐसा सिस्टम नहीं है ना, इसीलिए तो पुलिस का दायरा थोड़ा घटा दिया गया है बूथों से। इसलिए तो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र संकट में आ गया। बहुतों का लोकतंत्र संकट में आया है। दिल्ली बैठे बैठे जो बत्तीसी निकालते रहते हैं, उनका ज्यादा संकट में आया है। वो जाएं बंगाल और वहां के लोगों से पूछे कि सिंडिकेट राज क्या होता है, जाके पूछे कि तोलाबाजी क्या होता है, जाके पूछे गुंडागर्दी क्या होता है। और ये सारा जो होता है वो सेकंड फेज वाले में होता है। ये रेप कांड सेकंड फेज वाले में हुआ। जो औद्योगिक इलाके हैं, जो इंडस्ट्रीज बंद हुई, वो सेकंड फेज वाले पूरा इलाके हैं, हावड़ा हुबली वाला वो पूरा इलाका है। उसके बाद जो ये गुंडागर्दी मैंने बताया ही, और वीआईपी एरिया भवानीपुर सेकंड फेज में होना है चुनाव। अब देखिए इस बार वहां पे 200 कंपनियां सिर्फ महिला बटालियन की लगाई गई है और उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। हर जो सुरक्षा बल के जवान हैं, उनके शरीर पे बॉडी कैम है। वो 24 घंटे जहां घूम रहे हैं वो दिख रहा है कि कहां पे घूम रहे हैं। जो जितने भी सुरक्षा जवान लगे हुए हैं बिल्कुल सबके बॉडी कैम। क्यूआरटी टीम बनाई गई है, क्विक रिस्पांस टीम, कि कहीं कुछ हो। एक ऐसा वाहन है, वो उसका कुछ पर्टिकुलर नाम है, मैट्रिक्स वाहन या बोलते हैं, सेना के पास होती है, कि अगर वो पंचर भी हुई तो 2-3 किलोमीटर तक जा सकती है, ताकि अगर कहीं कुछ घटना हो तो वो पहुंच जाए। साउथ बंगाल में लोगों से कहा गया है कि चुनाव के 3 दिन पहले कंपनी जो वहां पे दफ्तर है, कि आप 3 दिन पहले अपने स्टाफ को कह दो कि वर्क फ्रॉम होम करे। अच्छा, पहले से तैयारियां। हाँ, प्राइवेट हर गाड़ी की चेकिंग होगी, कि कोई हथियार पैसा नहीं जाए। कल रात में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां पकड़ी गई जो ईवीएम लेके घूम रही थी। अच्छा, और वो छापा मार के उसको पकड़ा गया। जाके देखिए सारी वो तस्वीरें। तो बीजेपी नेताओं के जरिए शिकायत दर्ज करवाई गई है। तो बीजेपी नेता पकड़ ले तो ईवीएम नहीं कहलाएगा, वो फुल बन जाएगा। पकड़े कोई भी, आप आधी रात को ईवीएम लेके गाड़ियों, प्राइवेट गाड़ियों में क्यों चल रहे हैं? कल जो सीसीटीवी फुटेज होता है बूथ का, उसको नोच दिया शाम में। आज इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस आई है कि जब तक आपका जो सीनियर जो अधिकारी है वो बंद करने नहीं बोलेगा, सीसीटीवी बंद नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बंगाल में सिर्फ चुनाव हो रहा है। बंगाल में जंग लड़ी जा रही है, वापस लोकतंत्र की बहाली की जंग। देखिए गुंडाराज बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में बैठे बैठे कुछ लोग बोलते हैं हाँ बीजेपी को हरा दिया, मोदी को हरा दिया। अरे मोदी को तो हरा दिया, बंगाल का क्या हाल हो गया ये देखो ना। बंगाल के लोगों का क्या, सिर्फ यही कि सस्ता है बंगाल। लेकिन इतने में पंकज खुश। जी, फिर जिक्र क्यों किया जा रहा है जब इतनी सिक्योरिटी टाइट है, बूथ पर परिंदा पर नहीं मार सकता, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं। हिंसा को लेकर इस बार और ज्यादा सख्ती बरत ली गई है कि अगर कहीं हिंसा भड़काई जाती है तो तुरंत उन उपद्रवियों का इलाज कर दिया जाएगा। खुद अमित शाह ने चेतावनी जारी कर दी। तो फिर ये सेकंड फेज की जंग और ज्यादा इंटेंस कि सारे गुंडे सेकंड फेज में ज्यादा है। जैसे वो देखिए, वो ट्राइबल इलाका था, दार्जिलिंग वाला इलाका था, जलपाईगुड़ी, तो वहां सिर्फ अगर मुर्शिदाबाद और मालदा वगैरह कुछ इलाकों को छोड़ दे तो बहुत ज्यादा मारामारी होने की संभावना नहीं थी। अब तो असली गुंडाराज वाला इलाका आया है। तो यहां तो देखिए, और
साफ साफ कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से, कि चुनाव के बाद भी अर्धसैनिक बलों के जवान वहां तैनात रहेंगे, क्योंकि बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां हिंसा चुनाव के दौरान नहीं होती, चुनाव के बाद हो जाता है, जब सरकार बन जाता है तब पहचान की जाती है कि कौन कौन था रे जो हमको वोट नहीं दिया, थोड़ा निकालो घर से उन लोगों को, घर फूंक डालो, रेप कर डालो। मैंने खुद कवर किया था पिछले पंचायत चुनाव के दौरान, 2 महिलाओं पे आरोप था कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उनका रेप किया, पेड़ पर मार के लटका दिया और उतरने नहीं देते थे कि ताकि सब आने जाने वाले देखें और डरें। ये हाल है वहां पे। सेकंड फेज में एक चीज और समझाइए, यहाँ महिला फैक्टर कितना काम आएगा, यहाँ हिंदू बहुले इलाके कितने हैं, यहाँ मुस्लिम फैक्टर कितना काम आएगा? क्योंकि जो अभी चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, वहां पर मुस्लिम प्रभाव ज्यादा था, महिलाएं घर से ज्यादा निकल रही थी, तो कहा जा रहा था कि फर्स्ट फेज का जो चुनाव है काफी खेल कर सकता है, लेकिन सेकेंड फेज कितना मायने रखता है? एक बात मैं बताऊं, ये एक नजरिया है ना, हर चुनाव को हिंदू मुस्लिम दिल्ली में बैठे बैठे देखना, हर स्टेट का एक अलग रियलिटी होता है। मैं खुद जाके बंगाल में आया हूं, वहां हिंदू मुस्लिम वहां के लोगों के बीच नहीं है, दिल्ली की मीडिया में है वो, वहां के लोग, मैं आपको बताता हूं, मैं मुर्शिदाबाद गया था, एक बुजुर्ग दिव्यांग थे, 70-72 साल की उम्र थी, तो वो अपने बेटे को कह रहे थे कि बात कर रहे थे कि मैं इस बार कैसे वोट देने जाऊंगा, तो ऐसे ही अकेले बैठे हुए थे, उनका बेटा था, पहले तो वहां कोई लोग बोलता नहीं कैमरे के सामने, अच्छा। तो बातचीत करने लगा, तो मैंने उनसे पूछा कि इस बार कैसा है, तो बोले कि मैं तो भाई टीएमसी को हमेशा देता था, इस बार बीजेपी को दूंगा। अच्छा, तो मैंने, हाँ, मुस्लिम बुजुर्ग थे, मैंने कहा कि आप बीजेपी, कहीं मुझे तो बेवकूफ नहीं बना रहे हो, क्योंकि आप लोग बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। तो उन्होंने कहा कि एक लोकल टीएमसी का विधायक है, वो आया था एक बार मेरे मोहल्ले में, मैंने कहा कि रोड खराब है, इसको बनवा दो, तो उस विधायक ने क्या बोला पता है? वो गाली देके, ओ बीएसडी के चाचा, तुम्हारा पैर तो है नहीं, रोड लेके क्या करोगे, चलोगे कहाँ, ये बोला। अच्छा। उनको कहा कि जो घर पे चढ़ के मुझे इस तरह की गाली देके गया, उसको दूंगा बाबू वोट, जाहिर सी बात है। तो ये देखिए, आपके लिए हिंदू मुस्लिम इस बार, हाँ, महिला फैक्टर है। ममता बनर्जी के 2 स्ट्रेंथ थे, महिला मुस्लिम, इस बार महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में टूटी हैं, वो चाहे आरजेकर की वजह से टूटी हो, या संदेश खाली की वजह से टूटी हो, या दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ रेप उसकी वजह से टूटी हैं, लेकिन इस बार महिला सुरक्षा बड़ा विषय है, और अगर कांड हुआ और कुछ नहीं बोलती तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं कि क्या कर रही थी 8 बजे बाहर, मैं तो बार बार बोलती हूँ, एक के बारे में तो बोला कि वो एक लड़की का रेप हुआ, ममता बनर्जी ने बिना किसी जांच के बोल दिया कि वो तो उसके बॉयफ्रेंड का चक्कर होगा, वो प्रेग्नेंट हो गई होगी। ऐसा बयान से ज्यादा नफरत है लोगों को, इसी वजह से तो सड़कों पर लोग उतरे थे, इसीलिए महिलाएं इस बार नाराज हैं। अब कितने प्रतिशत नाराज है वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। खैर, वो तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि किस और हवा चलेगी, क्या मुद्दे इस बार जनता के बीच में उठाए गए और जनता को क्या चीज एक चीज मैं बोलता हूँ, जितना भी पत्रकार है हिंदू मुस्लिम करता है, क्या मुस्लिम की बेटी के साथ रेप हो जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, और हिंदू की बेटी के साथ रेप होगा तभी वो विरोध करेगा? लेकिन अब बताइए ना, सीएम योगी मैदान में उतरते हैं तो सीधा कहते हैं सनातन की जीत होगी अगर बीजेपी जीतती है। अरे सनातन की जीत होगी तो कहीं ना कहीं एक पक्ष को लुभाने की कोशिश तो की जा रही है ना। अब नेताओं के स्टेटमेंट में तो फरहाद हकीम बोल दिया कि आधे बंगाल को उर्दू बुलवाऊंगा, वो क्या कहेंगे? तो योगी आदित्यनाथ यूपी से गया, उसका वहां का लोकल है वो। देखिए, हिंदू मुस्लिम से ज्यादा वहां इश्यूज दूसरे हैं, मैं तो जमीन पे गया हूं, वहां इश्यूज है गवर्नेंस, वहां इशू है लॉ एंड ऑर्डर, वहां इश्यूज है इंडस्ट्री का माइग्रेशन, वहां इश्यूज है कि किसी जमाने में आसपास के राज्यों के लोग कलकत्ता कमाने जाते थे, आज कलकत्ता के लोग दूसरे राज्य कमाने जा रहे हैं। बिल्कुल, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, वो इशू है। ये जानबूझकर इस तरह के पूरे चुनाव को डिरेल करने के लिए ये बदमाशी किया जाता है। चलिए, खैर देखते हैं दूसरे फेज की जो वोटिंग है वो नजदीक आ रही है तारीख, सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है और चेतावनी साफ साफ जारी कर दी गई है कि अगर किसी ने हिमाकत करने की कोशिश की, चुनाव में अड़ंगा डालने की कोशिश की, तो उसे उसी लहजे में सबक सिखाया जाएगा। जो पहले फेज में जिन लोगों ने ये कोशिश की थी उन पर एक्शन अभी तक हो रहा है, अब दूसरे फेज को लेकर तैयारियां तेज कर ली गई हैं, तो इस दूसरा फेज बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।